न केवल भारत बल्कि विश्व में प्रसिद्ध एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जिसने जंग आजादी के पहले और 1857 की क्रांति से जंग आजादी 1947 तक के इस पूरे एरा में जिन जिन लोगों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में और गुलामी की बेड़ी को तोड़ने में जिन्होंने दिल से, दिमाग से, कर्म से अपना सहयोग दिया, बलिदान दिया, उन ऐसे शहीदों, महापुरुषों और भारत मां के उन सपूतों के बारे में, उनके संघर्ष की जीवनी को जिस तरह से जनाब राघव शरण शर्मा जी ने अपनी किताब जंग आजादी में मुस्लिम समाज में उल्लेखित किया और जिस तरह से इनकी लेखनी बेबाक रही, ये अपने आप में एक बहुत ही काबिले तारीफ बात है। एक ऐसी शख्सियत जनाब राघव शरण शर्मा जी हमारे साथ हैं जिन्होंने, जनाब राघव शरण शर्मा जी ने कई पुस्तकें लिखी जिसमें किसान आंदोलन का विकास, स्वामी सहजानंद सरस्वती के जीवन संघर्ष पर कई खंडों में आपने पुस्तकें लिखी जो प्रकाशित हुई और अमेरिका के स्कूल में भी पाठ्यक्रम में स्वामी सहजानंद सरस्वती के जीवनी व उनके संघर्षों के संबंध में जो लेख लिखा वो वहां पढ़ाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ झारखंड दर्पण, हिडन हिस्ट्री ऑफ सुभाष चंद्र बोस जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकें आप द्वारा रचित, लिखित की गई और प्रकाशित हुई। आपने 1857 की क्रांति के पहले और 1857 की क्रांति के बाद जिन भी शहीदों ने, भारत मां के सपूतों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, संघर्ष किया, उन सारे लोगों के, शहीदों के, उन भारत मां के सपूतों के संबंध में, जिनमें किसान विद्रोह त्रिपुरा के शमशेर गाजी, मजनू शाह फकीर, तीतू मीर, अजीमुल्ला खां, बख्त खां, रजब अली, अजीजन बाई, शेख भिखारी जैसे अनगिनत भारत के वो सपूत, संघर्ष करने वाले, भारत मां की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर भारत को आजाद कराने के लिए संघर्ष किया, उन सारे लोगों की जीवन गाथाओं को और संघर्षों को एक जगह कलमबंद इस किताब में किया और आने वाली पीढ़ी को इस बात का बोध कराया कि भारत एक बहुभाषाई, बहुसांस्कृतिक, बहुधर्मी, ये एक ऐसा देश है जहां इस देश की मट्टी के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दिया। लोगों को और आने वाली जनरेशन को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इस स्वाधीनता आंदोलन में, इस गुलामी की जंजीर और आजादी के लिए किन किन लोगों ने संघर्ष किया। जनाब राघव शरण शर्मा जी, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपकी प्रसिद्धि वाकई न सिर्फ भारत में बल्कि सारे विश्व में है।
हम अपने YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स से यह उम्मीद करते हैं कि अगर जिन व्यूअर्स ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। जनाब राघव शरण शर्मा जी, आप इंजीनियर थे और आखिर एक इंजीनियर होने के पश्चात आपके जीवन का मुख्य केंद्र बिंदु ये लेखनी और चिंतन मनन के केंद्र बिंदु के आसपास आ गया और जिसने आपको इतना महान लेखक बना दिया और आपने इतनी पुस्तकें लिखी जो प्रकाशित हुई। आखिर वो क्या सोच और क्या चिंतन मनन आपका था कि आप इस साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश कर गए? क्या सोच थी, किस चीज ने आपको प्रेरित किया? ऐसा है कि मैं अच्छा कसरती व्यक्ति था जी। नदी तैरना, घोड़ा चढ़ना, पेड़ चढ़ना, गांव में जो चिकनी कबड्डी कुश्ती होता है मैं पारंगत था। और वेट लिफ्टिंग में मेरा हाथ टूट गया जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था 1960 ईस्वी में। तो खेलकूद से लाचार हो गया तो क्लब में बैठ के जितने तरह के अखबार आते थे, पत्रिकाएं आती थी, सब पढ़ते रहते थे। 2 घंटा टाइम पास होता था। तो पढ़ने के दरमियान हमको लगा कि बातें एक तरह से कही जा रही है, कोई दूसरी बात भी है, सच्चाई। तो और पढ़ता था, खोजता था, और जितना पढ़ता था उतना ही कंफ्यूज हो जाता था। तो अंत में लगा कि कोई बड़ा लेखक, बड़ा विद्वान जैसे चाहता है बहका लेता है। तो सच क्या है, तो हम इसकी तलाश में आगे बढ़े हर चीज को। जी। इंजीनियरिंग लाइन में भी प्रोफेसर बोले जी। और मैं सबसे छोटे पोस्ट पर 24 साल की उम्र में SDO, तो हमें चीफ इंजीनियर पर विश्वास नहीं होता था जी। मैं अपना खोजता था और इंजीनियरिंग में भी हमको प्रशस्ति मिला। उसी कारण जी अवार्डेड हैं। अच्छा। सेंट्रल वाटर पावर कमीशन से। जनाब राघव शरण शर्मा जी, हमको जो इतिहास में पढ़ाया जाता है और आज के बच्चे जो इतिहास पढ़ते हैं उनको बहुत कम जानकारी है या बहुत कम ऐसी सामग्री उपलब्ध है जिससे ये पता चले कि जंगे आजादी में 1857 की क्रांति के पहले या 1857 की क्रांति के पश्चात 1947 तक मुस्लिम समाज के किन महापुरुषों ने, किन युवाओं ने इस भारत मां के गुलामी को तोड़ने के लिए, जंजीर को तोड़ने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया, या इस देश के अंदर जो गुलामी थी, जो असमानता थी, जो शोषण था, जो किसानों की दुर्दशा थी, उसके विरोध में उन्होंने संघर्ष किया और समता मूलक समाज, जो आम आदमी है, गरीब है, गुलाम है, उनके हक के लिए संघर्ष किया, उनको गुलामी से मुक्त कराने के लिए अपने जान को बलिदान कर दिया। उन लोगों के बारे में हमारे YouTube व्यूवर्स को आप कुछ संक्षेप में बताएंगे, उस पर प्रकाश डालेंगे? बड़ी मेहरबानी आपकी होगी। ऐसा है
कि साम्राज्यवाद ने जिस समय भारत की धरती पर अपने कदम रखे और सूरत में अपनी कोठियां बना रहे थे, उसी समय सूरत लूटे और वह सिलसिला जो चला सो 15 अगस्त 47 तक रुका नहीं। 1857 के पहले फकीर विद्रोह हुआ, फराजी विद्रोह हुआ, वहाबी विद्रोह हुआ, सुबेंद्रनिया विद्रोह हुआ, पौना का विद्रोह हुआ, रंगपुर का विद्रोह हुआ, त्रिपुरा का विद्रोह हुआ। इस सब का नेतृत्व आप देखेंगे कि मुस्लिम समाज ने किया। त्रिपुरा के विद्रोह के शमशेर गाजी 50 साल तक झंडा बुलंद रखे और 1857 में भी जो विद्रोह हुआ उसके दिल दिमाग जनरेटर डायनेमो अजीमुल्ला खां थे। अजीमुल्ला खां नानाजी पेशवा के पैरवी के लिए विदेश गए। अपने पेशवा को पेंशन तो नहीं दिला पाए, लेकिन इंग्लैंड और फ्रांस के अंतर विरोध को देखे और क्रीमिया वार में इंग्लैंड की हार देखे रूस के साथ। एक गोला इनके पांव के पास में फटा, रण क्षेत्र में खड़े रहे और तुर्की और मिस्र जब घूमे तो उनको पता लगा कि मुस्लिम वर्ल्ड में इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी खराब हवा है। तो वो आकर के यहाँ के राजाओं को बतलाए कि अगर आप लोग तैयार हों तो हम विदेश से भी मदद ला सकते हैं और अंग्रेज़ों को भेजा जा सकता है। और अजीमुल्ला खां हिंदू साधु के भेष में विद्रोह की तिथि निर्धारित की है और अंग्रेज सतर्क हो गए। निश्चित तिथि पर विद्रोह न हुआ, विद्रोह कुछ पहले हो गया। तो हम लोग हिस्ट्री में जगह रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, नाना साहेब सबको देते हैं, राजा रानी को, लेकिन जो रियल में लड़े जमीन पर जो वास्तविक लोग थे, जैसे अहमद शाह मौलवी वास्तविक नेता थे, लेकिन हम लोग हजरत महल को सारा श्रेय दे देते हैं। बख्त खां दिल्ली में रियल नेता थे, लेकिन सारा श्रेय हम लोग जीनत महल रानी को दे देते हैं। तात्या टोपे भीमा नायक के रियल लीडर थे, सीरो संथाल, लेकिन सारा श्रेय नाना साहेब पेशवा लूट लेते हैं। तो 57 के विद्रोह के दिल दिमाग जनरेटर असली नायक अजीमुल्ला हैं, जो राजाओं के माइंड को विद्रोह के लिए उतारा। 57 इसलिए हम लोग हार गए कि नेतृत्व राजाओं के हाथ में था। 1857 की जो क्रांति हुई बख्त खां के हाथ में नहीं था, उसका नेतृत्व राजाओं के हाथ में था। जीनत महल के हाथ में, बख्त खां के हाथ में नहीं। अच्छा, अहमद शाह के हाथ में नहीं जी, हजरत महल के हाथ में जी, कुंवर सिंह के हाथ में, हरिकृष्ण सिंह के हाथ में नहीं जी। तो राजा महाराजा थोड़ा सा जीत गए और अपना नाच गाने में लग जाते थे। तो रियल जो आदमी थे वो जब लीडरशिप में नहीं थे तो कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, लड़ाई ढंग से नहीं हुई और हम हार गए। तो उससे निष्कर्ष निकला कि आगे जो लड़ाई होगी वो अब राजाओं के नेतृत्व में नहीं होगी और राजा फिर खारिज हो गए। 1860 में पूर्वी बंगाल का रंगपुर का महान नील विद्रोह हुआ और उस विद्रोह से डर करके अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना की। तो अब राजा खारिज हो गए और आम जनता रंगमंच पर आज़ादी की आ गई। तो आम जनता जब आज़ादी की आ गई तो अंग्रेज बड़े सावधान थे। वो इस बात को समझ गए कि एक न एक दिन हमको भारत से जाना होगा और जब जाना होगा तो हम अपने आदमी तैयार करें जो जब तक हम रहें हमारा सामाजिक आधार हो। अब जब जाने लगे तो अपने विरोधियों के हाथ में चाबी दे के न जाएं। तो उन्होंने खड़ा किया चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, यूनियन जैक जिंदाबाद, खड़ा किया लैंड होल्डर एसोसिएशन, जमींदारों का, उनकी सभा में पास होता था यूनियन जैक जिंदाबाद, उनकी जिंदाबाद। भारत के जमीन और मिट्टी से प्रेरणा से उनका नहीं था। तो बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक जो बना वो भारतीयों का बना। वही पहली पार्टी बनी कि जिसके पीछे अरविंद, विवेकानंद, दयानंद, माने भारतीय जमीन की महक थी। ये भारत के मट्टी की महक थी, मट्टी की खुशबू थी उसमें, भारतीयता की। जी जी। प्रथम विश्व युद्ध के समय 4 बड़े प्रयास हुए, अनुशीलन द्वारा, युगांतर द्वारा, अभिनव भारत द्वारा और गद्दर द्वारा। जी। और ये चारों मिले इसी बनारस में
और रास बिहारी बोस उनको कोऑर्डिनेट किए, जी सचिंद्र सान्याल जी और वो बगावत भेद खुल गया तो सब पकड़ा गए और 78 आदमी 20 के फांसी हुई, 58 को आजीवन कारावास मिला। जी तो उसी समय राजा महेंद्र प्रसाद और बरकतुल्ला खां रूस और अफगानिस्तान के चक्कर काट रहे थे, तो प्रथम प्रवासी सरकार वही बनी। लेकिन दूसरे लोग जो उसको छिपाना चाहते हैं वो कहते हैं कि आज़ाद हिंद सरकार प्रथम प्रवासी सरकार बनी। यह सच नहीं है। राजा महेंद्र प्रसाद अध्यक्ष हुए, बरकतुल्ला खां प्रधानमंत्री हुए। हम बरकतुल्ला खां के समाधि पर सैक्रामेंटो में अमेरिका गए और वहाँ साहित्य वो देखे सब। तो गद्दर पार्टी के लोग अमेरिका से आए और बगावत वो फेल हो गया। लेकिन वो बगावत फेल होने से अंग्रेज डर गए। जी जी अंग्रेज डर गए तो उसी समय मार्लो मिंटो सुधार और चेम्सफोर्ड मॉन्टेगू सुधार आया कि भारतीयों को एसोसिएट करें। और दूसरे तरफ यहाँ पर नेतृत्व संयोग, वो उस समय तक गोखले मर गए, तिलक मर गए, फिरोज शाह मेहता मर गए और उसके बाद नेतृत्व दूसरी पीढ़ी के हाथ में आया, महात्मा गांधी और CR दास जी। तो अंग्रेज उस समय बड़ा नर्वस थे कि यह बगावत फिर हो सकता है और झुकने को तैयार थे। तो तेज बहादुर सप्रू, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, ये सबको भेजे कांग्रेसी नेताओं के पास कि आप जाइए गोलमेज कॉन्फ्रेंस करें और हम प्रांतीय स्वशासन देंगे। CR दास जेल में थे कलकत्ता जी। उन्हीं के साथ सुभाष चंद्र बोस भी जेल में थे। तो सभी लोगों ने सहमति दे दी। लेकिन उस समय जो कांग्रेस के सर्वा नेता थे उन्होंने इनकार कर दिया। तो इसके चलते गोलमेज फिर जा करके जी 1930, 31 और 32 में 3 गोलमेज हुए जी। पहला में कांग्रेस नहीं शरीक हुई, दूसरा में शरीक हुई, तीसरा में भी शरीक नहीं हुई। तो जो स्वशासन हम लोग को 23 में मिल रहा था वह जाकर के 37 में मिला। ये डिले हो गया। उस समय नर्वस था प्रथम विश्व युद्ध में, जो बगावत का सिराजा जो खड़ा हुआ भारत में, अब वैस के पास बर्दाश्त करते रहे सुभाष चंद्र बोस। उबाल आता था, भगत सिंह के फांसी पर बोले, लेकिन कांग्रेस के अंदर नहीं बोले, नौजवान सभा में जाके बोले जी जी। कांग्रेस के मंच से नहीं बोले। लेकिन जब किसान सभा, मजदूर आंदोलन और नौजवान सभा 3 मास ऑर्गेनाइजेशन सुभाष के हाथ में आ गए तो टकराने से पीछे नहीं हटे। तो दूसरा बार अपना नॉमिनेशन दिए और इसी बल पर जीत भी गए जी। जब जीत गए तब लोगों ने षड्यंत्र करके लाया कि ऑर्गेनिक कमेटी गांधी की मतलब से बनी। जी जी। सुभाष पे एतराज न हुआ। वो चाहते थे कि अंग्रेजों के लड़ाई में सब लोग रहे जी। जितने लोग अंग्रेज के खिलाफ हैं, राजा हो, जमींदार हो, सबका योगदान हो जो अंग्रेजों के खिलाफ है। तो उनको एतराज नहीं हुआ। लेकिन गांधी जी बोले कि नहीं, चाहे तुम बनाओ चाहे हम बनाए, हेट्रोजीनियस नहीं होगा, होमोजीनियस होगा। चाहे तो वाम पंथ होगा चाहे तो दक्षिण पंथ होगा, दोनों साथ नहीं रहेंगे। तो कांग्रेस टूटने की बात थी, सुभाष एग्री नहीं किए कांग्रेस को तोड़ने पर, तो रिजाइन कर दिए। लेकिन बात उतने से खत्म न हुआ। उनको बंगाल कांग्रेस से हटाया गया, उनको फिर कांग्रेस से 3 साल के लिए और सहजानंद को 6 साल के लिए निकाला गया। और तीनों इस बात को समझते थे कि भारत के बंटवारे से मुसलमानों को नुकसान, तीनों समझते थे। मौलाना आजाद भी जी, जिन्ना भी जी, गफार खान भी। क्यों कि जितना पाकिस्तान में आबादी है उतने भारत में है, उतने बांग्लादेश है। तो भारत बटेगा तो मुसलमान बट जाएंगे, एक जगह रहेंगे तो इनकी भलाई ज़्यादा है। ये तीनों समझते थे। परसेप्शन अलग अलग थे तीनों के। क्या थे? भारत के हिंदू नेता सोचते थे कि सेंटर मजबूत हो, सेंटर मजबूत ना होगा तो अतीत में सब खून कुसान हमको गुलाम बनाए। तुगलक, मुगल, पठान, जी, फ्रेंच, पुर्तगीज, अंग्रेज जो आए हमको गुलाम बना दिए। तो सेंटर मजबूत हो, यह नेहरू, पटेल, गांधी की सोच थी। और
मुसलमान नेता सोचते थे कि प्रोविंस को पावर हो, ऑटोनोमस हो, फेडरल स्ट्रक्चर मजबूत किया जाए। हाँ, फेडरल हो, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, या रूस में भी है, चीन में भी है जी, चीन में भी 12 भाग है, रूस में भी है जी, यूनाइटेड सोवियत यूएसएसआर जी, अमेरिका भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उसी ढंग का फेडरल स्ट्रक्चर हो, प्रोविंस ऑटोनोमस हो। इससे क्या होगा कि हमारा जहाँ बहुमत है हम अपना राज चला लेंगे और सेंटर में फिर एक रहेंगे। तो ये दो परसेप्शन टकरा रहे थे, दो व्यक्ति नहीं टकरा रहे थे, दो परसेप्शन टकरा है। हाँ, गांधी कि फेडरल स्टेट रखा जाए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह, या एक सेंट्रल मजबूत तो इसको रखा जाए यूनिटरी। इसको किसी इतिहासकार ने इस ढंग से नहीं रखा जी, इसको व्यक्ति की लड़ाई बना दिए। यह व्यक्ति की लड़ाई नहीं थी जी। दूसरा इसमें फैक्टर आ गया कि भारत के जो लीडर थे, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, जयप्रकाश नारायण हो, नेहरू हो या सहजानंद हो, ये सब जमींदारी उन्मूलन के पक्ष में थे। और कांग्रेस का जो चरित्र था उसके अंदर किसान काफी संख्या में थे। मुस्लिम लीग के स्ट्रक्चर में जमींदार थे, वहाँ किसान डोमिनेटिंग नहीं थे। उनको किसान मिला कम्युनिस्ट पार्टी के माध्यम से। जब कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्ट में गया तब नीचे का जी, ऊपर का बेस उनका व्यापारी और जमींदार था। जमींदार डर गए कि समाजवाद आएगा, जमींदारी उन्मूलन होगा, तो मुस्लिम लीग के जमींदार नेता वो विभाजन चाहने लगे। दूसरा क्या हुआ कि मारवाड़ी का कराची में प्रभाव था, डालमिया का, उसके सामने आदम जी का चलता ही नहीं था। बिरला का प्रभाव था कलकत्ता में, तो उसके सामने इस्फानी का चलता ही नहीं था। तो व्यापारियों का झगड़ा था, वर्ल्ड वॉर में ठीका किसको मिलेगा जी, इस्फानी को कि बिरला को। तो वह झगड़ा भी राजनीति झगड़ा में बदल गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बॉम्बे बताई। डाइंग और रिलायंस का झगड़ा विश्वनाथ सिंह और राजीव गांधी के झगड़ा में बदल गया जी, और से ही झगड़ा गांधी और जिन्ना के झगड़ा में बदल गया। तीसरा फैक्टर इसमें आया, जो मुस्लिम बहुल एरिया थे वहाँ के मुसलमान बंटवारा के लिए इच्छुक नहीं थे। फजलुल हक तो सुभाष चंद्र बोस के साथ, शरद चंद्र बोस के साथ राजनीति की है, श्याम प्रसाद मुखर्जी के साथ जी, और अल्लाह रखा खां भी सिंध में, जीएम सैयद और गफार खां और सिकंदर हयात खां पंजाब, ये लोग जिन्ना के साथ नहीं थे। वहाँ वो हिंदू डोमिनेंस से नहीं डर रहे थे, तो वो इस खतरा को समझ ही नहीं रहे थे क्या हमको बताया जा रहा है। लेकिन बिहार के, यूपी के, बम्बई के जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान बनने में पढ़ा लिखा मुसलमान, गरीब नहीं। यहाँ वीडियो है तो वहाँ कलेक्टर होंगे, पठान तो फौज में है, सिविल सर्विस में तो कोई है ही ना है जी। यहाँ हम दरोगा है तो वहाँ एसपी होंगे। ये लोग वोट में मुस्लिम लीग को दे दिए 46 के वोट में जी। तो कई कारण थे जिसके चलते बंटवारा हुआ। इसको ईमानदारी से इतिहासकारों ने नहीं रखा, इसको व्यक्ति या धर्म के झगड़ा बदल दिए। बेटी बुर्जुआ के इंटरेस्ट का टकराहट और बुर्जुआ के इंटरेस्ट का टकराहट, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है जी। लेकिन तीनों मुसलमान बंटवारे के विरोधी थे, ये हम डॉक्यूमेंट के आधार पर कहेंगे। जिन्ना के सामने कैबिनेट मिशन प्लान आया तो नेहरू और लियाकत अली दोनों का साइन हो गया। उसके बाद नेहरू पलटे और